नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं अपने क्षेत्र से सदस्य जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ और आए दिन मुझे अपने क्षेत्र में सक्रिय रहना पड़ता है, जिसमें कई एक घटनाएं भी हो जाती हैं, कभी कोई गमी भी हो जाती है और कई अन्य प्रकार की घटनाएं रहती हैं जिनमें मुझे सम्मिलित रहना पड़ता है। तो कल गांव में ऐसे ही एक जगह बैठा हुआ था, तो एक चाचा ने मुझसे पूछा, कहे जा बताओ नेपाल में का हुई हो। तो मैंने उन्हें हालांकि बताने की कोशिश की और मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी जाए और मैं कोशिश करता हूं कि नेपाल में क्या हुआ और क्यों हुआ उसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा छोटा सा एक उदाहरण है और बहुत साधारण है। आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा। छोटा बच्चा जब आपके घर पे फ़ोन चला रहा हो, फ़ोन में या तो वो कार्टून देखेगा या हो सकता है कि कोई गेम वगैरह जैसे फ्री फायर इसको सीख लिया हो तो वो चलाने लगे, या टेंपल रन हुआ है या कोई और छोटा मोटा गेम हो सकता है, वो ज़रूर चला रहा होगा। और चलाते समय अगर आप उसके हाथ से फ़ोन छीन लो तो उसका रिएक्शन और रिएक्ट ये होगा कि वो आपके ऊपर हो सकता है कि तमाचा चला दे, हो सकता है मुक्का मार दे, हो सकता है कि और किसी दूसरे तरह से आप पर नाराज़गी जाहिर करे। उसका कारण है कि वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही स्थिति ये बनी कि जब नेपाल में जो नेपाल के प्रधानमंत्री या सांसद या अन्य जो भी लोग थे, उनके बच्चों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आईं। वो बाहर देशों में मौज मस्ती कर रहे थे, कोई बीच पे घूम रहा था, कोई अन्य जगह था। उनके पास व्यवस्थाएं हैं, पैसा है, तो वो लोग घूम रहे थे। इसी दरमियान नेपाल में इस समय बहुत सारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी के दौर में उन बच्चों ने, जो वहाँ पे जेनजी जो लोग थे, जेनजी से तात्पर्य है कि जिन लोगों ने 1997 से लेकर 2013 के बीच में जो जन्म लिया है, उनको जेनजी कहा जाता है। जेनजी से तात्पर्य है कि उस समय इंटरनेट फल फूल रहा था और शुरुआत हो रही थी और उसी के साथ उनका जन्म हुआ और वो उसी के साथ जो है उनका पालन पोषण हुआ और उन्होंने इंटरनेट की दुनिया को देखा है। इंटरनेट की दुनिया के साथ साथ जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा और देखने के साथ जब वो फोटोज़ देखी तो उन्होंने अपनी गुस्सा उस पर जाहिर की। जब गुस्सा जाहिर की तो स्थितियाँ कुछ इस तरह से बनी कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री लोग थे या अन्य जो भी लोग थे, उन्होंने वहाँ के सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दिया। और जब सोशल मीडिया को बंद कर दिया तो उन्होंने उस कहावत को, उस शेर को सच करके दिखाया। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कोई नहीं सोच रहा था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट और इतनी बड़ी घटना नेपाल जैसे देश में हो जाएगी। नेपाल के 7 प्रांत और 77 जिले आग की लपेट में आए और संसद को जलाया गया, प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जलाया गया और प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से भागते हुए भी दिखाए गए। ये सभी एक बड़े हुजूम और कनेक्टिविटी के साथ ये घटना हुई और इन घटनाओं में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनी। यूं तो देखा जाए नेपाल राजशाही से ही ग्रसित था। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हुई और उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, जिसमें सबसे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि माओवादी नेता थे, वहाँ के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वहाँ पे माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री बने, झल्लाद खलात प्रधानमंत्री बने, शेरशाह भी प्रधानमंत्री बने, सुशील कोइराला प्रधानमंत्री बने और यूं देखा जाए तो 15 सालों में उन्होंने 17 प्रधानमंत्री को बदला। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है और नेपाल अस्थिर नाव पे ही हमेशा रहा। और इस समय सवाल ये सबसे बड़ा है कि अब नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसमें देखा जाए सबसे पहले जो वहाँ के मेयर बालेंद्र शाह, इस समय वो वहाँ से मेयर हैं जिन्होंने 2022 में मेयर का चुनाव जीता
और उससे पहले वो एक रैपर थे, सिंगर से बदल कर वो राजनीति में आए और उन्होंने वहाँ के मेयर का चुनाव जीता। इसी के अगले क्रम में एक नाम और उभर के सामने आ रहा है सुमन श्रेष्ठ का, जो कि वहाँ की सांसद भी रही हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, और इस समय उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसी क्रम में और भी एक दो युवा हैं। अब देखते ये हैं कि नेपाल किसको चुनता है और इस धधकती आग से कौन नेपाल को बाहर निकालता है।